Good morning student, it is video number 3 of chapter gravitation class 9th and today we discuss Kepler's second law of planetary motion. Previous video number second में हमने Kepler's first law of planetary motion डिस्कस किया था, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। जी हाँ, सर्कुलर मोशन में मोशन नहीं करते प्लैनेट, इवन वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं अराउंड द सन। अब हम सेकंड लॉ को डिस्कस करते हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन हम रीड करते हैं। द लाइन दैट कनेक्ट्स प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। जो लाइन प्लैनेट को सन से ज्वाइन करती है वो लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया कवर करती है। जी हाँ, अभी आपको समझ नहीं आया होगा, बट यस, वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। सो केपलर्स लॉ को लॉ ऑफ एरियाज भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉ ऑफ एरियाज। किस नाम से भी जाना जाता है? याद रखना, लॉ ऑफ एरियाज। तो ये एग्जाम में लॉ ऑफ एरियाज से भी आ सकता है। सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन को लॉ ऑफ एरियाज भी बोला जाता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन को और क्या इस लॉ में आपको बताया गया है तो उसके लिए आपको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करें एरियल वेलोसिटी क्या होती है। ठीक है, क्या होती है एरियल वेलोसिटी? एरियल वेलोसिटी होती है एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट अराउंड द सन इन 1 सेकंड। एरियल वेलोसिटी क्या होती है? एरिया स्वेप्ट या एरिया कवर्ड बाय द प्लैनेट अराउंड द सन इन 1 सेकंड। और ये जो एरियल वेलोसिटी होती है ये कांस्टेंट होती है, इज ऑलवेज कांस्टेंट अराउंड द सन ऑफ प्लैनेट। किसकी होती है? ये प्लैनेट की होती है। ब्रैकेट में लिख सकते हो आप इसको चाहो तो। एरियल वेलोसिटी किसकी होती है? प्लैनेट की होती है। जब कोई प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता है तो उसकी एरियल वेलोसिटी मींस एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट इन 1 सेकंड हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। इज इट क्लियर? एक बात और आपको याद रखनी पड़ेगी, वो क्या कि जब कोई प्लैनेट सन के पास में होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जब प्लैनेट मोशन करता हुआ सन से दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी स्लो हो जाती है। जैसे यहां पर इस फोकस पर सन है और ये एक प्लैनेट इसके चारों तरफ एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहा है। तो जब प्लैनेट यहां होगा और जब प्लैनेट यहां होगा तो कौन सी कंडीशन में प्लैनेट सन के पास होगा? इस कंडीशन में प्लैनेट सन के पास होगा। तो यहां जब वो मोशन कर रहा होगा, इस पॉइंट पर जब वो चल रहा होगा प्लैनेट, तो उसकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो ज्यादा होगी। और जब वो प्लैनेट यहां मोशन कर रहा होगा, इस पॉइंट पर मोशन कर रहा होगा, तब उसकी वेलोसिटी जो है वो स्लो होगी। तो इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं प्लैनेट्स मूव फास्टर नियर सन एंड स्लो at far away and slow, क्या लिखा हमने? and slow at far away from sun। ठीक है, far away from sun। समझ में बात? क्या बताया मैंने? क्या सिंपल सा मीनिंग है कि जब प्लैनेट मोशन करता हुआ एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के पास होता है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, और जब वो प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन करता हुआ सन से दूर होता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो स्लो होती है। अब हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। देखिए, मान लो ये सन है और इस सन के चारों तरफ कोई एक प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, और मोशन करते हुए जो प्लैनेट है वो यहां पर है। समझ में बात? तो यहां पर क्या होगा? यहां से एक एरिया वो कवर करेगा। समझ में बात? मान लो ये एरिया इसने कवर किया, इस एरिया को हम ये एरिया कवर कर दिया इसने। ठीक है, समझ आई बात? फिर ऐसे मोशन करता हुआ वो जो प्लैनेट होगा वो यहां पॉइंट पर भी पहुंचेगा और यहां पर वो एरिया कवर कर रहा है। ये समझ आ रही बात? ऐसे ही। और कभी ना कभी वो मोशन करते हुए यहां पर भी पहुंचेगा, इस दूर पॉइंट यहां ऐसे। तो यहां का भी अपना कुछ एरिया होगा,
से ये एरिया है जो वो कवर कर रहे हैं। तो ये 3 डिफरेंट एरियाज हो गए, ठीक है। अब यहां ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने मान ली ये है R1, ये जो डिस्टेंस है ये हमने डिस्टेंस मान ली R2, ठीक है। या जरूरी नहीं है आप इसको R2 मानो, आप इसको R2 मान सकते हो, ठीक है। तो ये R2 है, ठीक है, और ये है R3, ये है R3 और ये है हमारे पास R2, क्लियर। यहां पर जो प्लैनेट की वेलोसिटी है उसको हम लिख रहे हैं v1 से, यहां जो वेलोसिटी है उसको हम लिख रहे हैं v2 से, और यहां जो वेलोसिटी है उसको हम लिख रहे हैं v3 से। बात समझ में? किससे? v3 से। बोलो इतना समझ में आया? तो जो वेलोसिटी होगी, जो v होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी r के। मतलब अगर प्लैनेट की डिस्टेंस सन से ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, बट अगर प्लैनेट की डिस्टेंस सन से कम है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं, अभी हाल फिलहाल के लिए आपको R1 और R3 अप्रोक्सीमेटली इक्वल लग रहे होंगे, बट यहां पर R1 सबसे स्मॉल है, ठीक है, R1 सबसे स्मॉल है। यहां पर हम लिख देते हैं सबसे ज्यादा क्या है R2, उससे कम क्या है R3 और सबसे कम क्या है R1। तो ये हो गया हमारे पास R2 इज ग्रेटर देन R3 इज ग्रेटर देन R1, यानी सबसे स्मॉल है R1, उससे ज्यादा बड़ा है R3 और उससे ज्यादा बड़ा है R2। तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? सबसे ज्यादा वेलोसिटी जो होगी वो होगी, अब आप बताइए कौन सी होगी? सबसे कम रेडियस कौन सा है? R1। सो v1 वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम v3 होगी और सबसे कम क्या होगी? v2। इज इट क्लियर? इट मीन्स कि यहां जब प्लैनेट मोशन कर रहा होगा तो उसकी जो मोशन होगी वो फास्ट होगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है, और उससे कम वेलोसिटी ये जर्नी के दौरान होगी और सबसे कम वेलोसिटी यहां पर होगी, क्योंकि ये लोकेशन सन से दूर है एज कंपेयर टू दीज टू लोकेशन, क्लियर। सो सबसे ज्यादा फास्ट मूवमेंट कहां कर रहा होगा प्लैनेट? जब वो ये जर्नी फॉलो करेगा, और सबसे स्लो कहां फॉलो करेगा? इस पर। देखो मैं एक तरीके से और समझा सकता हूं कैसे। इन पॉइंट्स को आप नाम दे दीजिए, ठीक है। क्या नाम दोगे? लेट इट से A B C, ये पॉइंट D और ये पॉइंट E और ये पॉइंट F। इज इट क्लियर? ठीक है। तो AB टाइम A से B जाने के लिए मान लो प्लैनेट ने टाइम लिया T1, कुछ भी लिया, टाइम लिया होगा 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ठीक है, 1 घंटा, 45 मिनट, कुछ भी टाइम लिया होगा, हमने नाम रख दिया T1। तो C से D के दौरान भी जो टाइम होगा वो भी क्या होगा? T2, और वो भी T1 के इक्वल ही होगा। और E से F के दौरान जो टाइम लिया जाएगा उसको नाम T3 देंगे और वो T2 और T1 दोनों के इक्वल होगा। मीन टू से मैं आपको ये बता रहा हूं कि A से B जाने के लिए भी टाइम जितना लिया है उतना ही टाइम C से D के दौरान लगा है और उतना ही टाइम E से F के दौरान लगा है। तो जो एरिया आएगा, तो रिजल्ट हमारे पास आएगा क्या? एरिया किस ट्रायंगल का? एरिया ऑफ ट्रायंगल SAB या ABS इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल? CDS इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल? SEF। इज इट क्लियर? SEF। तो अगर आप A से B में जितना टाइम लगा है प्लैनेट को उतना ही टाइम लगा C से D में और उतना टाइम लिया है E से F में, मतलब टाइम कांस्टेंट है, तो जितना एरिया SAB होगा उतना ही एरिया ये होगा CDS और उतना ही होगा SEF। ये तीनों एरिया इक्वल होंगे। और यही हमें ये लॉ की डेफिनेशन बताती है, द लाइन दैट कनेक्ट्स प्लैनेट टू द सन। मान लो ये लाइन है S और A लाइन है जो प्लैनेट को और सन को आपस में ज्वाइन कर रही है, तो ये इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप आउट करेगी, कवर करेगी। सो आई होप इसी के साथ आपको केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्लियर होगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी में नोट करो। थैंक यू।